हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट 5 का कंप्लीट वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट 5 एंटरप्रेन्योर एंड द लॉ, ये यूनिट 100% आपका यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। अगेन ऑलरेडी मैंने चैनल पे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 ऑलरेडी अपलोड कर दिया। जाके प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना और सारे यूनिट को पढ़ लेना। देन लास्ट यूनिट ये पढ़ना एंटरप्रेन्योर एंड द लॉ। ये बहुत छोटी यूनिट है, राइट। और 100% इस एक्सप्लेनेशन में मैं ये फिनिश करूंगा। मे बी आधे घंटे में यूनिट आपकी निपट जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम देखो चैनल पे अगर विजिट किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, राइट। प्लीज सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। आई थिंक आप सभी लोग, काफी सारे लोग लेक्चर देखते बट सब्सक्राइब नहीं करते, राइट। और प्लीज लाइक करना और कमेंट करना क्या लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, राइट। जैसे अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे तो वीडियोस को रीच मिलेगी, जिससे और ज्यादा लोग वीडियोस देखेंगे, लेक्चर देख पाएंगे, राइट। तो इसमें मुझे हेल्प होगी काफी, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो प्लीज करना। ओके चलो अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट 5। ये रहा सिंपल आपका नोट्स, जो इजी वाले नोट्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये पता नहीं क्या होने लगा, एक सेकेंड। ओके, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम देख लो, एंटरप्रेन्योर एंड द लॉ। मतलब हमने देखो फिर से, चलो थोड़ा एक मिनट के अंदर कनेक्शन बिल्ड करते हैं। यूनिट फर्स्ट में एंटरप्रेन्योरशिप यानी इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, ये क्या होता है। याद करो, ये सब याद हो जाना चाहिए, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है बेसिकली, कोई नया बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं और रिस्क ले लेकर के उसको ग्रो करते हैं, उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। यही बताता चला आ रहा हूँ 4 यूनिट से, ठीक है। और जो इस एंटरप्रेन्योरशिप को जो कर रहा होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। दूसरे यूनिट में हमने प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखा था, बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में, प्रोजेक्ट कैसे, एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है, ये सब देखा था, ठीक है। फिर फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज हमने पढ़ी, किसमें, यूनिट थर्ड में, अकाउंटेंसी जिसका यूनिट का नाम है, ओके। फिर उसके बाद हमने फोर्थ यूनिट में प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में देखा था। कैसे अच्छा, मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट कंट्रोल क्या होता है, कम्युनिकेशन बिजनेस में कैसा अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन, सारी चीजें हमने वहाँ पे यूनिट 4 के अंदर देखी थी। ना लास्ट यूनिट हमारे पास है ना, एंटरप्रेन्योर एंड लॉस। चलो इसकी कहानी ना इस यूनिट की यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। व्हाट इज बिजनेस ओनरशिप। बिजनेस ओनरशिप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बताऊं ना, अभी देखो काफी सारे टॉपिक्स हैं पे मैं आपको बताने वाला हूँ। बिजनेस ओनरशिप हो गया और पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। थोड़ा मैं तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, राइट। फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये सब तो चलो ठीक है, अभी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है बताऊंगा। सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स के बारे में बताऊंगा। फिर इसके बाद ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एक्ट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन। अब ये चार चीजें जो मैंने भी आपको बताई ना, ये कंबाइन करके एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब करिए लॉ कंसर्निंग्स इन एंटरप्रेन्योरशिप करके, ऐसे पीवाईक्यूज में आया था। चारों बताने होते हैं, चारों यहाँ पे हम पढ़ेंगे और यही एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, राइट। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट इज बिजनेस ओनरशिप। बिजनेस ओनरशिप का क्या मतलब है, जो भी बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया गया था या किया जाता है, तो उसको जो ऑन कर रहा होता है, राइट। बिजनेस का सिंपल मालिक जो होता है उसी को हम बिजनेस ओनरशिप कहते हैं। हु ऑन्स एंड कंट्रोल द बिजनेस, जो पैसा इन्वेस्ट करता है उस बिजनेस में, जो डिसीजन लेता है, जो प्रॉफिट रखता है, राइट। यही सारी चीजें वही होता है आपका क्या, ओनरशिप होता है, ऑनर होता है बिजनेस का। बहुत क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितने टाइप्स के बिजनेस ओनरशिप हमारे पास हो सकते हैं, तो पहला हमारे पास हो जाएगा सिंगल ओनर बिजनेस, ओके। तो इस बिजनेस में सिंपल एक ही पर्सन इसे बिजनेस को ऑन कर रहा होता है। ऑनर गेट्स फुल प्रॉफिट, ओके। ऑनर बियर फुल लॉस, मतलब एक ही पर्सन यहाँ पे होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो इसे ही पूरा होगा, लॉस होगा तो इसे ही पूरा होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल ओनर बिजनेस होता है, ठीक है। दूसरा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक बिजनेस ओपन किया गया है, उसमें सिंपल सी बात है, पार्टनर्स होंगे, ठीक है। उसमें प्रॉफिट जो होगा ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। शेयर होगा वहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। ये चीजें होती है। और बात करें जैसे यहाँ पे जो आपका ये जो बिजनेस होगा, ये 2 और मोर पीपल के जरिए ये आपका ऑन हो रहा होगा, कंट्रोल हो रहा होगा, मैनेज हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे, जैसे कोई मेडिकल क्लिनिक्स है, राइट। मे बी वो पार्टनरशिप बेस्ड वो आपका चल रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनरशिप होता है, बट डिटेल भी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप में ये हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास होता है टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप में जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब लार्ज कंपनी, राइट। ये शेयर होल्डर्स के जरिए ये ऑन हो रहा होता है। एक लार्ज कंपनी बेसिकली ये हमारे पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए मैनेज हो रहा होता है। लार्ज कैपिटल लिमिटेड लाइबिलिटी होता है यहाँ पे, राइट। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर ही आते हैं, जहां पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है।
समझ पा रहे हो आई थिंक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, मेंबर शेयर प्रॉफिट्स, राइट, एम इज सर्विस नॉट मैक्सिमम प्रॉफिट, गवर्नमेंट सपोर्ट अवेलेबल, लाइक जैसे यहाँ पे मिल्क कोऑपरेटिव्स हो जाएगा, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, जहाँ पे ना बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास फ्रेंचाइज बिजनेस होता है, ये तो पता ही होगा आपको, जैसे डोमिनोज हो गया, राइट, मीसो फ्रेंचाइज भी होता है। तो ये हमारा फ्रेंचाइज बिजनेस होता है जहाँ पे वन बिजनेस गिव्स राइट्स टू अनदर पर्सन टू यूज ब्रांड नेम, प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल, राइट। देखो फ्रेंचाइज बिजनेस का मतलब होता है वहाँ पे एक जो बिजनेस है, जो फ्रेंचाइजर है वो मतलब फ्रेंचाइजर गिव्स राइट्स टू अनदर पर्सन, कोई भी अनदर पर्सन ब्रांड नेम यूज कर सकता है, प्रोडक्ट यूज कर सकता है, बिजनेस मॉडल यूज कर सकता है। तो ये हमारे पास जैसे डोमिनोज हो गया, मीशो फ्रेंचाइज, इसमें रियल लाइफ एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बात करते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। वही फिर से आ गया, राइट, कोई बिजनेस है तो उसमें उस बिजनेस को पार्टनरशिप बेस्ड भी वो बिजनेस हमारा मतलब ग्रो हो सकता है, मतलब कि वहाँ पे 2 और मोर पीपल उस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, ये हमारा पार्टनरशिप होता है बेसिकली, ओके। जहाँ पे प्रॉफिट भी शेयर हो रहा होगा, लॉस भी शेयर हो रहा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर हो रही होगी। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, ओके, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारे पास होता है मतलब पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा, राइट, जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग उस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ शेयर हो रहा होता है, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। फीचर्स आओ देखते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, राइट, अगर एक हो गए वो तो सिंगल बिजनेस मतलब ओनर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, ना 2 से कम ना 20 से ज्यादा, ओके। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हो रहा होता है, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो रही होती है, और वहाँ पे एक एग्रीमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है जिसे हम ये कहते हैं, पहले ही बताया। पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज, वहाँ पे होता है इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू डिसॉल्व आल्सो, यस। ये हो गया। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं, कितने टाइप्स के पार्टनर हो सकते हैं, राइट। पहला होता है एक्टिव पार्टनर, यहाँ पे क्या होगा, नाम से बोलो एक्टिव पार्टनर, मतलब कि काम कर रहा होगा, मतलब वर्किंग पार्टनर होता है, मतलब एक्टिवली वर्क्स इन बिजनेस, इन्वेस्ट मनी, मतलब एक्टिवली वो काम कर रहा होगा उस बिजनेस में जहां पे भी वो इन्वॉल्व होगा, जिस भी बिजनेस में, ठीक है। प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा होगा, राइट। दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर, ये याद रखना टाइप्स, राइट। स्लीपिंग पार्टनर मतलब यहाँ पर साइलेंट पार्टनर होता है। इन्वेस्ट मनी बट डज नॉट टेक पार्ट इन डेली, ये डेली जो बिजनेस में बहुत सारे रोल होते हैं उसमें काम नहीं करता, बस ये पैसे इन्वेस्ट कर देता है, बस उससे मतलब होता है इसको। डेली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे मतलब नहीं होता। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बेसिकली स्लीपिंग पार्टनर, ओके। ये हो गया। नाउ नॉमिनल पार्टनर होता है, ओनली लेंड्स हिज नेम टू द फर्म, ओके, डज नॉट इन्वेस्ट मनी और वर्क। कहने का मतलब होता है ना, खाली ये अपना नेम उस बिजनेस में बेसिकली ऐड करवा देता है, बाकी ना पैसे इन्वेस्ट करेगा ना काम करेगा, ये चीज हमारे पास होता है, ठीक है। पार्टनर्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्टनर बाई स्टॉपल, राइट, देखना क्या प्रोनाउंसिएशन इसका है, पार्टनर बाय स्टॉपल, यानी अपारेंट अपेरेंट पार्टनर, ओके। थोड़ा देखना क्या लिखा है, पार्टनर बाय स्टॉपल यानी अपेरेंट पार्टनर, मतलब नॉट अ रियल पार्टनर, ये रियल पार्टनर ही होते हैं बट बिहेव्स लाइक अ पार्टनर, ओके। तो देखो टाइप्स में लिखना है, आपको आता है तो। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, अभी ऐसे जो पार्टनर होते हैं ये खाली प्रॉफिट्स में आते हैं, राइट, ये प्रॉफिट खाली शेयर करते हैं, लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होते। देखो टाइप्स होता है, सिंपल सी बात है। अब जिस भी बेस पे जिसका एग्रीमेंट किया जाएगा वो तो फिर आगे वही पे काम होगा ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास है। माइनर पार्टनर भी होते हैं जिसका जो एज है 18 बिलो होता है, ठीक है। ये हो गया। नो लीगल लायबिलिटी, सीक्रेट पार्टनर भी होते हैं, मतलब ये ऐसे पार्टनर होते हैं जो अपने आप को बहुत सीक्रेट रखते हैं, राइट, पब्लिक से, तो ये सीक्रेट पार्टनर हो गए। लिमिटेड पार्टनर में इनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, राइट, टू द अमाउंट ही इन्वेस्टेड फाउंड लिमिटेड कैपेबिलिटी, सॉरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये लिमिटेड पार्टनर होते हैं, इनकी लायबिलिटी जो है ना वो बहुत लिमिटेड होती है। प्रॉफिट तो अनलिमिटेड होता है इनको, लेकिन जो जब देना होता है लॉस के बारे में वो इनका लिमिटेड होता है। अगर लॉस चाहे जितना हो मैं दूंगा तो इतना ही दूंगा, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ पार्टनर हमारे पास इतने होते हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट, कितने टाइप्स के पार्टनरशिप हो सकते हैं। तो देखो बेसिकली पहला हमारे पास है पार्टनरशिप एट विल, ओके, नो फिक्स्ड टाइम पीरियड, कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम, ये होते हैं पार्टनरशिप एट विल।
पर्टिकुलर पार्टनरशिप हमारे पास होता है फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, लाइक कंस्ट्रक्शन कोई प्रोजेक्ट है तब इसमें हमारा कोई पार्टनरशिप बेस्ड ये काम हो रहा है, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो जाएगा। जनरल पार्टनरशिप में कंटिन्यूअस बिजनेस विद शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हमारे पास 3 बेसिकली टाइप्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ एक्ट है, राइट? यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट है। अब ये एक्ट क्या है? आओ इसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है? देखो, बेसिकली द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज अ लॉ दैट डिफाइंस पार्टनरशिप, एक्सप्लेन करता है कि पार्टनरशिप या जो पार्टनरशिप जो कर रहा है उसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज है, उनका क्या अधिकार है, क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सब जो चीजें हैं ना, ये इस लॉज में बताई गई हैं। एक तरीके का लॉ है ये बस, राइट? जो पार्टनरशिप बेस्ड जो बिजनेस होते हैं वो इसको बेसिकली फॉलो करते हैं, ठीक है? जो पार्टनरशिप का मतलब समझाता है लोगों को, राइट? उनकी राइट्स ड्यूटीज उनको बताता है और ये सारी चीजें। ओके, तो ये हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये कंबाइन करके एक क्वेश्चन में पूछा गया, आगे मैं भी पीवाईक्यू दिखाने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? कैसे पूछा जाता है। नाउ की प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या-क्या होता है? जैसे बताया, क्या-क्या बताता है? डेफिनिशन बताता है, तो देखो बताया है कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ये देखो डेफिनिशन बता रहा है ये एक्ट, राइट? रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स, राइट? रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल बट नॉट कंपल्सरी, बट रजिस्टर्ड फर्म गेट्स लीगल बेनिफिट्स। यस, तो ये चीजें भी यहाँ पे बताता है, राइट? रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस डेब्ट्स। ओके, म्यूचुअल एजेंसी, मतलब ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, मीनिंग एक्शंस ऑफ वन पार्टनर bind the firm. And rights of partner, right to share profits, right to inspect books, right to take part in business, right to get interest of the capital। तो ये सारे यहाँ पे की प्रोविजंस हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है? तो ये चीज जरूर आपको बतानी है और ड्यूटीज भी यहाँ पे बताई गई है। तो मतलब एक्चुअली यहाँ पे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है इसमें क्या क्या चीजें हैं इसमें बताई गई हैं, तो ये सब आपको ए, लिखना है, ठीक है? आगे क्या था, ड्यूटीज बताई गई हैं कि मतलब बी हॉनेस्ट, ये तो सब प्रिंसिपल ही होता है, राइट? बी ऑनेस्ट, अवॉइड सीक्रेट प्रॉफिट्स, वर्क्स फॉर बेनिफिट्स फॉर फर्म, राइट? मेंटेन अकाउंट्स प्रॉपर्ली, डिसोल्यूशन ऑफ मतलब पार्टनरशिप कैन एंड ड्यू टू म्यूचुअल एग्रीमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, ये सारी चीजें यहाँ पे है। कोर्ट ऑर्डर के ये सारी चीज मतलब कि डिसोल्यूशन मतलब कि बंद करना हुआ उस पार्टनरशिप को बेसिकली। देन ये एक्ट है बेसिकली, याद रखना, ठीक है? ना बात कर लें यहाँ पे पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो पार्टनरशिप पहले ही बताया, फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट टू रन अ बिजनेस, जबकि को ओनरशिप क्या होता है, मे अराइज बाय इनहेरिटेंस, गिफ्ट और परचेज, नॉट नेसेसरीली एग्रीमेंट, राइट? इसका जो एम होता है, राइट, बिजनेस करना, उसे प्रॉफिट रन करना, और इसका बेसिकली मेन जो बोल सकते हो जो एम होता है वो किसी प्रॉपर्टी को ऑन करना, राइट? किसी बिजनेस को रन करना नहीं, राइट? पार्टनर शेयर करते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉस को, यहाँ पे कोई प्रॉफिट शेयर या लॉस को शेयर नहीं किया जाता, राइट? दे ओनली ऑन द प्रॉपर्टी जॉइंटली। ओके, देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी, मतलब वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर्स, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? मैक्सिमम पार्टनर इतने हो सकते हैं, कोई लिमिट यहाँ पे नहीं होती है, राइट? पार्टनरशिप रिक्वायर बिजनेस एक्टिविटी, डज नॉट रिक्वायर एनी बिजनेस, ओनली ओनरशिप यहाँ पे होता है बस, राइट? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इज ऑन बाय द फर्म, और ये ऑन मतलब जॉइंटली ये हो रहा होता है, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है बाई को ओनर्स, राइट? पार्टनरशिप एंड्स बाय डेथ, या मतलब डेथ हो जाता है अगर पार्टनर का तो पार्टनरशिप एंड हो सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये कंटिन्यू रहता है अगर को ओनर भी मतलब डाई हो जाता है उसके बाद भी, ठीक है? थोड़ा डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, अभी पीछे मैंने आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बताया, राइट? ऐसा भी आ सकता है मतलब कि एग्जाम में, व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो पीछे हमने देख ही लिया जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, राइट? अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी हैज इट्स ओन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम ओनर्स। ओके, और लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे इन्वेस्टेड, ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब। और यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि कंपनी कंटिन्यू इवन इफ शेयर होल्डर्स डाई और लीव,
तब भी हमारा कंपनी वहाँ पे रन कर रहा होता है। लार्ज कैपिटल इनका होता है बेसिकली, राइट? बिकॉज़ ये शेयर होल्डर्स के ज़रिए ये रन कर रहा होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स कैन बी ईज़िली बॉट एंड सोल्ड। Common seal, that means acts like the official signature of the company. Management by director, shareholders elect a board of director to manage the company, regulated by the law, governed by the companies act. Ownership and management separate, owners and managers are different. देखो, पीछे मैंने आपको बताया था जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, जो कि ऑन्ड होता है बाय शेयर होल्डर्स, जैसे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, ये चीज ये बता सकते हो डेफिनेशन। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे हैं, पॉइंट्स याद रखना बस यहाँ पे, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे भी करके आ सकता है, ये सब देखो आया नहीं है बट मैंने पॉसिबिलिटीज कोई छोड़ी नहीं है ना, कि मतलब क्योंकि कुछ भी आ सकता है। हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, राइट? हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, राइट? तो ये चीज आ सकता है, कैसे हम किसी कंपनी को फॉर्म करते हैं, कि कोई कंपनी कैसे खड़ी करते हैं बेसिकली, राइट? तो उसी के बारे में बताना है हमें, तो स्टेप्स आओ देख लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, कंपनी हमें स्टार्ट करना है, कंपनी का नेम डिसाइड करोगे कि नहीं करोगे? यस। तो चूज अ यूनिक नेम एंड गेट इट अप्रूव, फिर उसे अप्रूवल, मतलब कंपनी नेम चूज कर लिया, फिर उसको अप्रूव किया जाएगा, ठीक है? प्रिपेयर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, काफी सारे होते हैं कंपनी जब ओपन किया जाता है, जैसे एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एक डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। डिक्लेरेशन एंड आइडेंटिटी प्रूफ्स, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट? फाइल डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मतलब सबमिट करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को, राइट? जो भी हमारा यहाँ पे रजिस्टर, मतलब कि आरओसी जो होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हम फीस सबमिट करेंगे, राइट? तो सर्टिफिकेट हमें मिलेगा इनकॉर्पोरेशन का। तो राइट, अगर आरओसी जो हमारे पास रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं, अगर ये हमारा अप्रूव कर देते हैं हमारे इस रिक्वेस्ट को बेसिकली, तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। दिस मीन्स कंपनी हमारा लीगली बॉर्न हो चुका है, ठीक है? फॉर पब्लिक कंपनी के लिए गेट सर्टिफिकेट टू कॉमर्स बिजनेस, पब्लिक कंपनीज मस्ट टेक परमिशन बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशंस। तो ये देखो स्टेप्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है? अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेल्स टैक्स क्या होता है और इनकम टैक्स क्या होता है। दोनों देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स टैक्स क्या है देखो, सेल्स टैक्स इज द टैक्स टैक्स चार्ज्ड ऑन द सेल ऑफ गुड्स, मतलब ये सिंपल नाम से क्लियर है, सेल टैक्स मतलब कोई भी जो सामान है जब वो सेल होगा तो उस पे जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो हमारा सेल्स टैक्स होता है, ठीक है? समझ में आ रहा हो, कोई सामान खरीदते हो, राइट? तो उस पे भी टैक्स लगा हुआ है, राइट? तो जो वो भी हमारा क्या है, राइट? सेल्स टैक्स होता है। ओके, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर व्हेन दे बाय गुड्स, राइट? एक्स्ट्रा मनी हम वहाँ पे पे करते हैं, वो एक सामान है, सामान का कोई प्राइस मान लेते हैं, तो कितना भी रुपए का वो सामान मिल रहा है, राइट? अब उसमें एक्स्ट्रा जो पैसा आप पे करोगे समझ लो वो टैक्स से ही है, राइट? ये सारी चीजें। और एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, राइट? जैसे एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज है और मान लो सेल्स टैक्स उसमें 2 रुपीज है, तो पे कितना करोगे? पेन का तो इतना है ना, तो क्या इतना ही पे करोगे? टैक्स भी पे करना पड़ेगा, 12 पे करोगे आप, ठीक है? तो ये चीज़ है, समझ में आ गया होगा। चार्ज ऑन गुड्स सोल्ड पेड बाय कस्टमर कलेक्टेड बाय शॉपकीपर, और शॉपकीपर किसे देगा? फिर गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है? सो हेल्प्स गवर्नमेंट्स अर्न्स रेवेन्यू, ये चीज़ है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स, राइट? अब देखो इन फ्यूचर एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सभी लोग यहाँ पे जॉब करोगे, तो सिंपल सी बात है आप भी इनकम टैक्स फ़िल करोगे, राइट? मेबी कोई 5 लाख महीने कमा रहा है, राइट? मतलब कि आपके इनकम पे जो टैक्स लगेगा ना, वो होता है आपका इनकम टैक्स, ठीक है? सो इनकम टैक्स इज़ द टैक्स पेड ऑन द इनकम अर्निंग्स ऑफ इंडिविजुअल एंड बिज़नेसेस, राइट? मतलब जो भी आप पैसा कमा रहे हो, अगर कुछ ज़्यादा ही पैसा कमा रहे हो, अब तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है, राइट? इसका भी कुछ ऐसा नहीं कि कोई भी कितना भी कमा रहा है उसको टैक्स पे करना, इसका भी कुछ लिमिट होता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई पर्सन है, वो 5 लैक्स 1 साल में कमा रहा है, तो उसको बिल्कुल यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये इनकम टैक्स आपको समझ में आ गया, ठीक? ओके। अब बात कर लेते हैं सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में डिफरेंस क्या है। ये देखो टेबल सामने है आपके पास, नोट्स आपके पास रहेगा, रीड करना, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है सेल्स टैक्स क्या है, इनकम टैक्स क्या है। पॉइंट्स हैं देखो यहाँ पे, वही सेम चीज फिर से लिखा हुआ है, ठीक है? तो प्लीज पढ़ना, ठीक है? अब बात कर लेते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ERIT, राइट? इसका मतलब क्या है, राइट? 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ERIT का मतलब क्या होता है बेसिकली?
means the profit that a business keeps in the company instead of giving it out as a dividends to owners. ये होता है हमारे पास ERIT का मतलब बेसिकली जो प्रॉफिट एक बिजनेस जो है रख रहा है, राइट। एक मिनट देखो, ERIT मीन्स द प्रॉफिट दैट अ बिजनेस कीप्स इन द कंपनी इंस्टेड ऑफ गिविंग इट आउट एज अ डिविडेंड्स टू ओनर्स। इसको हम कैलकुलेट अगर करना हुआ तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, राइट, कंपनी में, और डिविडेंड्स कितना पे किया जा रहा है, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ERIT निकलेगा, मतलब प्रॉफिट कितना बच रहा है और बिजनेस में कितना रखा जा रहा है फ्यूचर यूज के लिए। यही होता है हमारे पास ERIT। कंफ्यूज मत होना, ERIT का सिंपल मतलब है कि जो प्रॉफिट कंपनी में बिजनेस से हमें हो रहा है उसको हम सेव करके रख रहे हैं, राइट, केप्ट इन द बिजनेस, बेसिकली केप्ट इन द बिजनेस इंस्टेड ऑफ गिविंग इट आउट एज अ डिविडेंड्स और टू द ओनर्स। ये होता है हमारे पास, राइट, ERIT का मतलब। ये लाइन देखना, प्रॉफिट सेव्ड एंड केप्ट इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर यूज। यस, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, राइट। सारे क्वेश्चन वाइज मैं सब कुछ मेंशन किया हूँ यहाँ पे। व्हाट इज पब्लिक इंटरप्राइज, क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। आओ समझ लेते हैं। पब्लिक इंटरप्राइज क्या मतलब, एक बिजनेस यही है जो गवर्नमेंट के जरिए उसे कंट्रोल या ऑन किया जा रहा हो, राइट। जैसे BSNL हो गया, रेलवेज हो गया, LIC हो गया, तो ये सब गवर्नमेंट के जरिए ऑन या कंट्रोल हो रहा होता है, इसे ही हम बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइज। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें हमारे पास पब्लिक एंटरप्राइज हो गया। कैरेक्टरिस्टिक इसके काफी सारे होते हैं, जिसमें ऑनरशिप किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, सर्विस मोटिव यहाँ पे मेन होता है। मेन इसमें गोल गवर्नमेंट का पैसा कमाना नहीं, सर्विस देना बेसिकली होता है, राइट। इसी वजह से BSNL का जो रिचार्ज होता है देखते होंगे कितना सस्ता होता है, बट सर्विसेज आई थिंक बहुत बेकार होती है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे है कि गवर्नमेंट ओनरशिप होता है, कंट्रोल भी गवर्नमेंट का होता है, सर्विस मेन मोटिव इनका होता है, नॉट हाई प्रॉफिट। ओके, लार्ज इन्वेस्टमेंट बट इसमें होता है हैंडल बिग प्रोजेक्ट लाइक ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, स्टील। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी मस्ट फॉलो रूल्स, ऑडिट्स एंड आंसर टू पार्लियामेंट। ओके, प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहाँ पे हो रहा होता है, इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, राइट, कंटिन्यूज एग्जिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट और लीडर्स। ओके, तो ये देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिख देना है, ठीक है, अगर आता है एग्जाम में। देन नाउ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकेला भी आ सकता है 7 मार्क्स में, ठीक है। तो कंटेंट मैंने उस तरीके से बताया, मतलब मेंशन किया है, ठीक है। देखो, द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 एक लॉ है जो प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स वर्कर्स कोई बिजनेस है, उसमें बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होंगे, उन्हीं वर्कर के लिए एक एक्ट बनाया गया है जो कि है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, राइट। बेसिकली ये इंश्योर करता है, जो किसी बिजनेस में अगर वर्कर काम कर रहे हैं, अगर मान लो उस वर्कर को कुछ हो जाए, राइट, वर्कर इंज्योर हो जाए, डिसेबल्ड हो जाए, मतलब कि राइट कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अ, या अ, या जो भी वर्कर है अगर वो डाई हो जाता है, सो व्हाइल डूइंग दिस हिज जॉब, तो वहां पे ना उनको कंपनसेशन दिया जाता है। कंपनसेशन मतलब मनी दिया जाता है, एक्स्ट्रा मनी उनके मतलब वर्कर को दिया जाता है, राइट, जो इंज्योर्ड हुआ है उनकी फैमिली को दिया जाता है। तो यही होता है बेसिकली, ये एक्ट बनाया गया है, राइट, वर्कर के लिए। समझ में आ गया होगा। इट इंश्योर दैट इफ अ वर्कर इज इंज्योर्ड, डिसेबल्ड और डाइज व्हिल डूइंग हिज जॉब, द एम्प्लॉयर्स मस्ट पे कंपनसेशन टू द वर्कर और हिज फैमिली। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा अब अलग अलग चीजें समझते हैं कि कौन देता है कंपनसेशन, कब दिया जाता है, कितना दिया जाता है, यही सब बस आपको इसमें बताना है और कुछ नहीं, ठीक है। व्हेन इज कंपनसेशन गिवन, कब दिया जाता है, जब, सिंपल सी बात है, या कुछ भी मतलब कि बोल सकते हो, वर्कर अगर इंज्योर्ड हो गया या डिसेबल्ड या डाइज या डेथ हैपेंस हो जाता है, देन वहां पे उसको दिया जाता है, बट ड्यूरिंग वर्क होना चाहिए, ठीक है, तब यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाता है। ओके, इफ द इंजरी इज वर्क रिलेटेड, कंपनसेशन देन दिया दिया जाता है, ठीक है। सिचुएशन यहाँ पे से डेथ हो गया या परमानेंट डिसेबल्ड हो गया पर्सन, राइट, पार्शियल डिसेबल्ड हो गया, टेम्पोररी डिसेबल्ड हो गया, तब भी यहाँ पे जो है कंपनसेशन दिया जाता है, राइट। अब कौन देता है कंपनसेशन, ये भी समझना जरूरी है, राइट। तो एम्प्लॉयर्स मस्ट पे द कंपनसेशन, जहां पे जिस बिजनेस में वो काम कर रहे हैं, बिजनेस के जो एम्प्लॉयर्स हैं, राइट, एम्प्लॉयर्स देखो, एम्प्लॉयर्स है वो उस कंपनसेशन को पे करेंगे, राइट। इफ एम्प्लॉयर हैज इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस कंपनी में भी वहां पे पे करेगी, राइट। तो काफी सारी चीजें होती है, राइट। तो ये है हु पेस कंपनसेशन, एम्प्लॉयर, और इट मे भी अगर एम्प्लॉयर के पास इंश्योरेंस सिस्टम है,
इंश्योरेंस कंपनी वहां पे पे करेगी। ओके, सो हाउ कंपनसेशन इज कैलकुलेटेड, मे बी डिपेंड करता है ये मंथली वर्कर का जो मंथली जो वेतन है उस पे बेस्ड मतलब कि हो सकता है, राइट, कैलकुलेशन, या वर्कर का एज क्या है, टाइप ऑफ इंजरी कैसे क्या हुई है, उसके बेस पे मतलब कंपनसेशन डिसाइड होता है कि कितना दिया जाएगा। ज्यादा इंजरी है तो ज्यादा कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। और हु इज कवर्ड अंडर द एक्ट, कौन कवर्ड है बेसिकली इस एक्ट में, बेसिकली फैक्ट्री वर्कर हो गया, माइन वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, वेयर हाउस वर्कर, एनी एम्प्लॉय डूइंग फिजिकल या मैनुअल वर्क, वो सब कवर हो जाते हैं इस वर्क मैन कंपनसेशन एक्ट में, राइट। कौन कवर नहीं है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, रेलवे वर्कर नहीं कवर होते हैं इसमें, वर्कर्स अर्निंग अबव अ सर्टेन वेज लिमिट अगर है तब भी यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो हमने यहाँ पे समझ लिया कि क्या है वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक बेसिकली यहाँ पे है, राइट, नेशनल एजेंसीज हेल्पिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आप देखोगे लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है रोल करके, रोल ऑफ वेरियस नेशनल एजेंसीज क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, मतलब नेशनल एजेंसीज का क्या रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, और स्टेट स्टेट एजेंसीज का भी हम समझेंगे। दो यही समझना है, लास्ट के एक पीवाईक्यूज कर लेना, सब बस खत्म आपका यूनिट, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बेसिकली देखो नेशनल एजेंसीज क्या, दीज आर दी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज जो सपोर्ट करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, स्मॉल बिजनेसेस को, ठीक है। तो पहला हमारे पास यहाँ पे है, राइट, एमएसएमई, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये क्या करते हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, ये लोन प्रोवाइड करते हैं। जब आप यहाँ पे बिजनेस लोन लिया जाता है ना, तो यहाँ पे एमएसएमई सॉरी एमएसएमई ही यहाँ पे जो है लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, सब्सिडीज या ट्रेनिंग, ये सारी चीजें, रन्स डिफरेंट स्कीम फॉर स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो ये हमारे पास एमएसएमई होता है, ठीक है। और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया गिव्स लो इंटरेस्ट लोन, ये देता है, हेल्प्स इन मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन, सपोर्ट स्टार्टअप फाइनेंशियली, ओके। मेन बैंक ये होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन offers raw material support, helps in marketing products, okay, gives government tenders assistant। ये हमारा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, मतलब रोल सबका आपको बताना है नेशनल एजेंसीज का क्या है। और फोर्थ हमारे पास खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, राइट, प्रमोट्स विलेज इंडस्ट्रीज एंड खादी प्रोडक्ट्स, ओके, gives training and the financial help, generates rural employment, support village based जो इन स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं गांव के अंदर, उसको यहाँ पे ये प्रमोट सपोर्ट करता है बेसिकली, राइट, जो KVIC होता है वो, ओके। अब स्टेट एजेंसीज का भी समझ लेते हैं, ये क्या हेल्प करते हैं, इनका क्या रोल होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। सो दीज आर दी, वो सेंट्रल लेवल आपका था, राइट, ये स्टेट लेवल आपका बॉडीज होता है दैट सपोर्ट स्मॉल बिजनेस विद इन ईच स्टेट। तो पहला है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, राइट, इनका रोल होता है फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, हेल्प रजिस्टर एसएसआई यूनिट्स, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड द गाइडेंस, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ओके। तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का रोल होता है, राइट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स, फाइनेंशियल फाइनेंस स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, हेल्प विद मशीनरी एंड इक्विपमेंट लोन्स, ओके। स्टेट लेवल बैंक्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए होता है। एंड थर्ड हमारे पास है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओके, प्रोवाइड इंडस्ट्रियल लैंड्स एंड सेट्स, ओके, develops industrial areas, help in large and small industrial projects, provide land, buildings, infrastructures, ये सब प्रोवाइड करता है कौन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओके। देन लास्ट वन इज स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, provides raw materials at reasonable rates, help with the marketing and exports, assist in procurement of tools and equipment, ओके। तो ये स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करता है, स्टेट एजेंसी टू सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड प्रमोशन रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली हमने नेशनल एजेंसीज एंड स्टेट एजेंसीज का क्या रोल होता है इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में देख लिया ना। ये 2 मार्क्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मींस स्टार्ट करने एक बिजनेस को नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट
ऑल्सो, बट कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लाइक पुअर्टी रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे मान लो एक पर्सन है, आप ही मान लेते हैं, राइट? एक लो कॉस्ट स्कूल आपने अपने विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में ओपन कर दिया, जो क्या कर रहा है, जो पुअर चिल्ड्रन को लो कॉस्ट पे, मतलब कि लो फीस पे लो कॉस्ट स्कूल आपने ओपन कर दिया पुअर चिल्ड्रन के लिए। दैट मीन्स यू आर अ सोशल एंटरप्रेन्योर, राइट? यहाँ पे मेन मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, हेल्प करना। ओके, तो ये होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब। ठीक है, अब जो भी हमने पीछे पढ़ा, जो मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही है, राइट? ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ऐसे आएगा, डिस्कस वेरियस लॉस कंसर्निंग एंटरप्रेन्योरशिप, सब आपको लिख देना है जो कुछ भी आपने पढ़ा। बिजनेस ओनरशिप भी इसमें लिखना है, पार्टनरशिप, इनकम टैक्स, राइट? और वर्कमैन कंपनसेशन, जो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। और ऐसे ही कंबाइन करके पूछेगा, या सिंगल भी पूछेगा, वर्कमैन स्टेशन करके, वो काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से हो गया आपका ये यूनिट 100% फिनिश। देखो बहुत छोटी यूनिट थी, 30 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आधे घंटे में यूनिट आपकी ये तैयार हो गई। बहुत छोटी यूनिट है और इजीली आप 7 मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो, राइट? तो ये हो गया आपका कंप्लीट जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सिलेबस फिनिश, राइट? अब एक और यहाँ पे लेक्चर आएगा, जिसमें कि मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जो भी पहले तो आपके जो डाउट है वो आप कमेंट करके बताना। तो पाँचों यूनिट को आप अच्छे से तैयार कर लो, राइट? प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चैनल पे जाके देख सकते हो। अदर भी सब्जेक्ट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बट तब जब आप एग्ज़ाम में बहुत सारा टाइम है देन, ऐसा ना कि एग्ज़ाम टाइम में 1 दिन पहले आप इस लेक्चर को देख रहे हो देन कमेंट नहीं करिए, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और प्लीज़ लाइक करना।